महिला बंदी हैं, जो अंडर ट्रायल महिला कैदी हैं, उनको एक थोड़ी-सी विशेष सुविधा मिले ताकि उनके पक्ष को अच्छे से बाहर रखा जा सके। ज़मानत का उसको वो फॉरवर्ड ही नहीं करते और वो ज़मानत के इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट देने में भी और उसका डेटा को अच्छे से रखने में ये फेल कर गए। नमस्कार दोस्तों, एमिकस पब्लिको एलएलपी या लॉ फर्म के चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था धारा 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर, जिसमें हमने बताया था कि अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं वो कैसे एक निश्चित अवधि अपनी कैद में बिता लेने के पश्चात जमानत के हकदार हो जाते हैं। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि अधिकार दिया हुआ था सीआरपीसी में 436A सेक्शन में, और उसके बाद में इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए थोड़े और अधिकारों के साथ नई कंडीशन के साथ इस अधिकार को थोड़ा स्पष्ट किया, और इसमें थोड़ी सी स्पष्टता आई अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, जिसमें बताया गया कि जो धारा 479 है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगी, मतलब भूतलक्षी प्रभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट अब एक नए निर्देश के साथ आए हैं और उससे और स्पष्टता आई है इस सेक्शन में, और 19 नवंबर 2024 को एक जजमेंट में निर्देश दिए हैं जो हमारी महिला बंदी हैं, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। वो इसलिए हुई है कि ऐसा माना जाता है कि कई बार महिलाएं अपने अधिकारों से उतनी जागरूक नहीं रहती जितने कि एक पुरुष होता है। तो हालांकि ये जो सेक्शन है वो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी महिलाओं को थोड़ा सा इसमें एक विशेष दर्जा देते हुए इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और दोस्तों, अगर धारा 479 के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक हमारा विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसको आप हमारे कैप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से पता चल सके। अब बात करते हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं अब 19 नवंबर 2024 के जजमेंट के द्वारा, उनकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो महिला बंदी हैं, जो अंडर ट्रायल महिला कैदी हैं, उनको एक थोड़ी सी विशेष सुविधा मिले ताकि उनके पक्ष को अच्छे से बाहर रखा जा सके। इसकी मुख्य वजह एक ये है कि जो जेल का जो रिकॉर्ड रहता है, जो जेलों का हमारी का रिकॉर्ड है, वो करेक्ट नहीं है, उसमें बहुत इनएक्यूरेट है वो रिकॉर्ड। जेल के रिकॉर्ड में अगर वो बड़े क्राइम के लिए है और जो सज़ा हुई है उसको वो छोटे क्राइम के लिए हुई है, तो जो जेल सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो धारा 479 में उस एप्लीकेशन को, जिसमें उनको महिलाओं को या पुरुष को जो अधिकार मिलने वाला होता है जमानत का, उसको वो फॉरवर्ड ही नहीं करते और वो जमानत के इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेलों के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तुरंत प्रभाव से जल्दी एक्यूरेट किया जाए ताकि धारा 479 का जो लाभ है वो सब अंडर ट्रायल कैदियों को पूर्ण रूप से मिल सके। जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि जो अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है वो जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ में मिलकर काम करे ताकि धारा 479 का लाभ अच्छे से अंडर ट्रायल कैदियों तक पहुंच सके। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो हमारी स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, वो उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही हैं जितना और जिस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जो एक अच्छी बात नहीं है। ये डेटा इसलिए पता चला क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट मंगवाई स्टेट से, तो 27 स्टेट्स में बहुत सारी ने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दी, लेकिन उसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट देने में भी और उसका डेटा को अच्छे से रखने में ये फेल कर गए, जो एक सुप्रीम कोर्ट के भी एक अच्छी चीज़ नहीं थी, और वो उन्होंने इस चीज़ पर उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया और निर्देश दिया कि इम्प्लीमेंट अच्छे से करें ताकि
जो धारा 479 है उसका लाभ सभी अंडर ट्रायल कैदियों तक अच्छे से इन स्टेट्स में भी पहुंच सके। डेटा दिया गया सभी स्टेट्स की तरफ से, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वो एक यूनिफॉर्म रूप में नहीं होके अलग अलग तरह से दिया गया था, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी था और डेटा का ठीक से प्लेसमेंट नहीं हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट देते हैं उसके लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए। वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट से ये होगा कि जितनी भी स्टेट्स इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट लेकर आ रही हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का जो डेटा होगा वो जल्दी हमारी नज़र में आएगा और हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या कमियां रह रही हैं या कुछ और उसमें सजेशन होंगे या कोई निर्देश देना चाहेंगे तो उसको अच्छे से रख सकते हैं। अब जो फॉर्मेट है वो लंबा होगा, लेकिन उसमें कुछ मुख्य चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्रिजनर का नाम आए, उसमें वो किस दिन जेल में आया है अंडर ट्रायल कैदी के रूप में, वो डेट आए, किस सज़ा के लिए आए, उसमें मैक्सिमम सज़ा कितनी है, ये चीज़ आनी चाहिए उसमें। इस सज़ा के अलावा अभी तक उसको कितना टाइम हो गया वहाँ रहते हुए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो इस तरह से एक फॉर्मेट बनना चाहिए जो डेटा है उसको अच्छे से क्लब करके और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस डेटा का उठाकर धारा 479 को अच्छे से लागू किया जा सके। और जो नेक्स्ट डेट केस में रखी है वो 10 दिसंबर 2024 रखी है। इस तारीख तक सभी को अपनी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट या इस बारे में जो भी कदम उठाए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर रखना होगा। तो ये निर्देश हैं वो केवल इसीलिए हैं कि न केवल जो ओवर क्राउडेड जेलों की समस्या है उससे हमको निजात मिले, बल्कि इस ओवर क्राउडेड समस्या के अलावा एक इंसानी पहलू भी इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों ये था हमारा धारा 479 पे सुप्रीम कोर्ट के नए लेटेस्ट जो निर्देश आए हैं 19 नवंबर 2024 को, उसके बारे में वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, और ताकि इस जो हमारे जो लेटेस्ट जो निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिल सके, बहुत सारे अंडर ट्रायल कैदियों को मिल सके। नमस्कार।